हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी शिक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी शिक्षा में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिवाइज्ड सिलेबस जो कि सीबीएसई ने 2022 और 23 के लिए जो अपडेट किया है उसके बारे में। तो हम आज साइंस सब्जेक्ट के लिए क्लास 9th और 10th के सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि जो सीबीएसई ने क्या गाइडलाइंस जारी किए हैं और कौन से टॉपिक्स आपको इंक्लूड किया गया है, कौन से टॉपिक्स आपको रिड्यूस किया गया है, इन सबको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो इसके अंतर्गत आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको यहाँ पे बताया गया है कि इस बार जो है आपका एक एनुअल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जो कि आपका एंटायर सिलेबस पे बेस्ड हो रहने वाला है। और ये जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो आपको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, एक 80 मार्क्स का है और 20 मार्क्स, जिसमें कि जो आपका 80 मार्क्स है वो एनुअल एग्जामिनेशन पे बेस्ड होगा जो कि थियरी बेस्ड होगा, और 20 मार्क्स जो है वो आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए रखा गया है, ठीक है। अब इस इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स को भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो देखिए, ये जो इंटरनल असेसमेंट है इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। जैसे कि आपको जो फर्स्ट 5 मार्क्स है वो आपका पीरियोडिक टेस्ट लिया जाएगा स्कूल के अंदर, वो उसके लिए रखा गया है 5 मार्क्स, ठीक है, जिसमें से आपका बेस्ट 2 जो टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पे आपका 5 मार्क्स डेडिकेट किया गया है, ठीक है। और जो नेक्स्ट 5 मार्क है वो आपका, जैसे यहाँ पे लिखा है, डाइवर्स मेथड ऑफ असेसमेंट एज पर द नीड ऑफ द क्लास, डायनेमिक्स एंड कैलकुलम ट्रांजैक्शन। तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप के एक तरह से असेसमेंट किए जाएंगे जिसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं। तो जिसके अंतर्गत आपका आ सकता है शॉर्ट टेस्ट हो सकता है, ओरल टेस्ट हो सकता है, क्विज हो सकता है, कॉन्सेप्ट मैप्स हो सकते हैं। इस तरह से एक तरह से देख सकते हैं यहाँ पे सीबीएसई ने कहीं ना कहीं एक तरह से डायनेमिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है आपके असेसमेंट करने के लिए। नेक्स्ट आपका जो 5 मार्क है वो आपका प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी वर्क से रिलेटेड है, जिसको कि आपको लेबोरेटरी में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना है और उसके लिए आपको 5 मार्क्स डेडिकेट किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंतर्गत 5 मार्क्स जो है इंक्लूड किया गया है आपको प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी वर्क से रिलेटेड। और नेक्स्ट जो 5 मार्क है उसमें आपको क्या करना है, एक पोर्टफोलियो तैयार करना है। उस पोर्टफोलियो के आधार पे आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और वो जो पोर्टफोलियो होगा आपका वो क्लास वर्क पे बेस्ड होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका इंटरनल असेसमेंट का कैटेगराइजेशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ देख लेते हैं कि क्लास 9th का आप कोर्स स्ट्रक्चर क्या होने वाला है जो कि एनुअल एग्जामिनेशन के लिए होगा, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि आपका टोटल 80 मार्क्स का जो है एनुअल एग्जामिनेशन होगा। उसके अंतर्गत आपको कुछ यूनिट्स के अंतर्गत आपको डिवाइड किए गए हैं और उस पर बेस्ड आपको मार्क्स भी डिफाइन कर दिया है सीबीएसई ने। तो आपका जो फर्स्ट सेक्शन है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, उसके लिए इन्होंने अलॉट किया है 25 मार्क्स। नेक्स्ट जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जो कि आपका बायो का सेक्शन है, जिसके लिए आपको 22 मार्क्स रखा गया है। नेक्स्ट मोशन, फोर्स एंड वर्क, यानी फिजिक्स का जो सेक्शन है उसके लिए आपका 27 मार्क्स रखा गया है। और नेक्स्ट है आपका फूड एंड फूड प्रोडक्शन, इसके लिए आपको 6 मार्क्स रखे गए हैं, जो कि अगर आप इनको ऐड करेंगे तो टोटल आपका 80 मार्क्स आ जाएगा। और 20 मार्क्स जो है वो आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए रखा गया है, और जो ओवरऑल या फिर जो ग्रैंड टोटल होगा वो आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं सिलेबस। अब हम इसमें ये देखेंगे कि आपके सिलेबस के अंदर कौन से टॉपिक्स इसमें रिड्यूस किए गए हैं और कौन से टॉपिक्स जो हैं वो नए इंक्लूड किए गए हैं। तो आपका जो पूरा सिलेबस, एंटायर सिलेबस है, उसको डिफरेंट डिफरेंट थीम्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो जो पहला थीम है आपका वो है मटेरियल्स, ठीक है। उसके अंतर्गत आपका जो पहला यूनिट है, यूनिट 1, वो है आपका मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। उसमें आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट टाइप के आपको सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कैरेक्टरिस्टिक, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी। तो इस तरह से आप बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं,
आप इनको रीड कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो एक्सक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ मैटर। इसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा एलिमेंट, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, हेट्रोजेनस, होमोजेनस मिक्सचर्स, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स। इसमें आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, एटमिक एंड मॉलिकुलर मासेस, तो ये सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वैलेंसी, एटमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो ये आपका इस थीम के अंतर्गत ये सारी टॉपिक्स देख लिया। अब नेक्स्ट थीम में क्या क्या दिए हैं चलिए देख लेते हैं। द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, यानी एक तरह से ये बायो का सेक्शन है जिसमें आपका यूनिट 2 है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें आप ये पढ़ेंगे सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स किन्हें कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, यानी एक तरह से आप पार्ट्स ऑफ द सेल के बारे में आप स्टडी करेंगे, उनके डिफरेंट पार्ट्स, उनके क्या फंक्शन होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको स्टडी करना है। आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पे गिवन है, मेंशन कर दिया गया है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है सेल के बाद वो है आपका टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ एनिमल्स, प्लांट टिश्यूज। ठीक है, तो इसमें आपको ओनली 4 टाइप ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स पढ़ना है, जो कि आपका मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट्स पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो थीम है आपका वो है आपका मूविंग थिंग्स, पीपुल एंड आइडियाज। तो ये एक तरह से आपका फिजिक्स का सेक्शन है जिसके अंतर्गत आपको आएगा टॉपिक मोशन, फोर्स एंड वर्क। ठीक है, तो मोशन के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो फिजिक्स के अंतर्गत हमको कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो आपका फोर्स एंड न्यूटन्स लॉस। उसमें आप देखेंगे फोर्स एंड मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, फोर्सेस, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी क्या होती है, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको इसके अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसे कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ यानी ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका थीम वो है फ्लोटेशन, जिसके अंतर्गत आप ये पढ़ेंगे कि थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो कि है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बायोंसी क्या होती है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन है इस थीम के अंदर वो है आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क के बारे में सीखेंगे कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, यानी वर्क डन बाय ए फोर्स, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। और इससे आधार पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और जो लास्ट सेक्शन है इसमें वो है आपका साउंड। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप बहुत सारे सब टॉपिक्स भी पढ़ेंगे जिसके अंदर आप ये देखेंगे नेचर ऑफ साउंड क्या होता है और इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है इन डिफरेंट मीडियाज। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस। ठीक है, आप अल्ट्रासाउंड के बारे में भी देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इको के बारे में भी हम देखेंगे। तो ये आपका फिजिक्स के सेक्शन से था। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो आपका नेक्स्ट थीम है फूड, उसमें क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका थीम नेक्स्ट है फूड वाले सेक्शन से हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, सेलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये सारे टॉपिक जो हैं हम फूड प्रोडक्शन वाले जो कि आपका यूनिट 4 है उसके अंतर्गत कवर करेंगे। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो चैप्टर 14 है एनसीईआरटी के अंदर जो कि आपका नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, वो आपका जो एनुअल एग्जाम होगा उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि द चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एनसीईआरटी चैप्टर 14 विल नॉट बी असेस्ड
इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन, ठीक है। लेकिन आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ठीक है, इससे आपको नॉलेज मिलेगा और इसको आप अपने पोर्टफोलियो में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ को हमने समझ लिया कि आपका जो चैप्टर 14 है वो आपका जो लास्ट पेपर होगा एनुअल एग्जामिनेशन उसमें तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन आप इसको नॉलेज के लिए और अपने पोर्टफोलियो को इम्प्रूव करने के लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी ने एक चीज़ और बताया है आपको, सीबीएसई ने, उसके अंतर्गत आपको देखिए, जब एनसीईआरटी आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि बुक्स के अंदर छोटे छोटे ऐसे बॉक्स बनाए रहते हैं, उसमें काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं जो कि हम सभी को पढ़ना चाहिए, काफ़ी एक तरह से नॉलेजेबल होते हैं, इसमें बहुत सारे अच्छे नॉलेज मिलते हैं। लेकिन ये जो बॉक्स वाले टॉपिक्स हैं वो आपका जो पेपर होगा उसमें असेस नहीं किया जाएगा, यानी आपको जो ईयर एंड एग्जामिनेशन होगा उस बॉक्स से आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको उसको पढ़ना चाहिए क्योंकि इसको पढ़ने से हमें बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है, ठीक है। तो ये हमें बात समझ में आ गई कि आपका जो चैप्टर 14 है उसको आपको एग्जाम में के पर्पज से नहीं पढ़ना है, और आपके जो बॉक्सेस में आपको टॉपिक दिए गए हैं उससे भी आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि आप उसको ज़रूर पढ़ें क्योंकि उसमें बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो आप प्रैक्टिकल्स के बारे में है कि जो भी आप थियरी पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो है हमको क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं, जिसके बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अलग अलग टॉपिक्स पे आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, उसके आधार पे आपको रीडिंग्स लेनी होंगी और उनके आधार पे आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे और वहाँ से आपको फिर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो है आपको मेंशन कर दिया गया है, प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर, अ कंपाउंड, ये सारे टॉपिक जो हैं उनको हमको देखना पड़ेगा। डिफरेंट यूनिट जो हमने अभी पढ़ा थियरी में उसी से रिलेटेड जो है आपका प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर थीम से जो है, हर यूनिट से आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल्स और एक्सपेरिमेंट कराए जा रहे हैं जो कि आपको अपने लेबोरेटरी के अंदर करना होगा और उससे रिलेटेड जो है आपको डेटा कलेक्ट करना होगा और आप फाइल बनाएंगे। उस फाइल के आधार पे आपको इंटरनल असेसमेंट में प्रैक्टिकल वर्क जो है, जो मार्क्स मैंने पहले बता दिया उतने मार्क्स आपको असाइन किए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज ये देख लिया कि क्लास 9th का जो सिलेबस था उसको कैसे डिवाइड किया गया है, उसका मार्क्स का क्या पैटर्न रहने वाला है, तो ये चीज़ हमने समझ लिया। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि है आपका क्लास 10। तो अब क्लास 10 का भी देख लेते हैं कि क्लास 10 का क्या कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है, ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन का। तो इसका भी जो कोर्स स्ट्रक्चर है कुछ 9th की तरह से ही है, इसको समझ लेते हैं। तो इसमें भी आपका जो फाइनल पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा, तो वो टोटल 80 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें आपको डिफरेंट थीम्स में इसमें कैटेगराइज किया गया है। जिसमें फर्स्ट यूनिट जो है वो है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जिसके लिए सीबीएसई ने 25 मार्क्स अलॉट किए हैं। यानी आपका जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है आप ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग उसमें 25 मार्क्स जो हैं केमिस्ट्री वाले पोर्शन से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका यूनिट 2 जो है आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जो कि बायोलॉजी का सेक्शन है, उसके लिए भी 25 मार्क्स असाइन किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नेचुरल फिनोमेना, उसके लिए आपको 12 मार्क्स दिया गया है। और नेक्स्ट सेक्शन जो है इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसमें आपको 13 मार्क्स दिया गया है। और नेक्स्ट है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें 5 मार्क्स अलॉट किया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये सारे सेक्शंस मिला करके आपके टोटल 80 मार्क्स के होते हैं जो कि फाइनल पेपर होगा, और इंटरनल असेसमेंट 20 का होगा, जो जिसको आप इंक्लूड करेंगे तो ये टोटल 100 मार्क्स का बन जाएगा। इस तरह से आपका जो टोटल मार्क्स है वो 100 है, लेकिन उसको आपने कैटेगराइज किया है 80 मार्क्स और 20 मार्क्स में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमें रखे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स इसको निकाल दिया गया है या फिर रिड्यूस कर दिया गया है। तो जो फर्स्ट थीम है आपका मटेरियल्स, केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे हम, जिसमें आपका आ जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ने होंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है आपका एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो उसमें हम एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे और कुछ सॉल्ट्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा इस सेक्शन में, जिसमें जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा,
ठीक है, वॉशिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अब इन सॉल्ट्स कि आप ये देख लेंगे कि इसकी बनाने की विधि क्या है, और आप ये देख लीजिएगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है या फिर इसका यूज़ क्या है, क्योंकि इसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसमें हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कैसे होता है, ठीक है, कुछ बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस भी देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कोरोजन क्या होता है और इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर कवर करने वाले हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है, और ये केमिस्ट्री का आप एक समझ सकते हैं कि ये लास्ट टॉपिक है, ये कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें ये देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है। आपने देखा होगा कि कार्बन जो है उसका एक बहुत ही वर्सटाइल नेचर है, तो वो क्या होता है वर्सटाइल नेचर। ठीक है, उसमें आप होमोलॉगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, हैलोजन्स, एल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्केन्स एंड एल्काइंस, ये सारी चीज़ें जो हैं इस बार इंक्लूड की गई हैं। आपको नोमेनक्लेचर भी पढ़ना पड़ेगा इस बार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक जो हैं आपको कार्बन कंपाउंड्स वाले सेक्शन से इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो थीम है आपका, वो है आपका द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि आपका बायोलॉजी का सेक्शन पे हम आ गए हैं। तो बायोलॉजी के सेक्शन में आप देखेंगे तो पहला जो सेक्शन है वो आपका लाइफ प्रोसेसेस। उसमें आप डिफरेंट टाइप के लाइफ प्रोसेस के बारे में सीखेंगे, जैसे कि आपका न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक जो है लाइफ प्रोसेस, उसके अंतर्गत पढ़ने वाले जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एलिमेंट एंड प्लांट्स। तो इसमें आप ये देखेंगे कि ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स क्या होता है। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स के बारे में भी इसमें सीखेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स कैसे होता है, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, कुछ मूवमेंट हमारे अंदर होते हैं जैसे कि वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, और कुछ रिफ्लेक्स एक्शन, इसके बारे में भी आप देखेंगे। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल हार्मोन्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, और बायोलॉजी का ही जो नेक्स्ट चैप्टर जो रिप्रोडक्शन है, उसमें हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या होता है। उसमें आप ये पढ़ेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। ठीक है, तो हम इन दोनों के बारे में काफ़ी डिटेल में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, फैमिली प्लानिंग जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है, तो हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में भी सिखाया जाएगा, जिससे कि हम आगे चल करके इसको अपने लाइफ में कहीं ना कहीं इंक्लूड कर सकें। ठीक है, फिर नेक्स्ट कुछ आपको डिजीज़ेस के बारे में बताई गई हैं, जैसे HIV और एड्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे विमेन हेल्थ के बारे में भी आपको समझाया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर सीखेंगे। लास्ट टॉपिक जो बायोलॉजी का है वो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड है। इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि हेरिडिटी क्या होती है, मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, उनका कुछ कंट्रीब्यूशन भी हम इसमें देखेंगे। आपका जो टॉपिक है इसमें लॉस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स एक्सक्लूड किए गए हैं। कौन कौन से टॉपिक एक्सक्लूड किया गया है, तो ये आपका इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ प्रोग्रेस। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो आपको टॉपिक्स एक्सक्लूडेड में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि नेचुरल फिनोमेना के अंतर्गत कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं। तो आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है यूनिट 3 नेचुरल फिनोमेना, इसमें आप ये देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक तरह से आप ये लाइट वाला जो चैप्टर है फिजिक्स का, ये उससे रिलेटेड आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस हम पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ना है, आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका लाइट वाले चैप्टर से हमें पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट जो थीम है हाउ थिंग्स वर्क, इसमें हम इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है,
व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे हमारे मेंशन किए गए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं इसके अंतर्गत हमको यहाँ पे पढ़ाई करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका थीम नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो यूनिट 5 है नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें क्या दिया गया है, उसमें हमारा है टॉपिक आवर इन्वायरमेंट, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स क्या हैं, ओजोन डिप्लेशन किसे कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, उसका सोल्यूशन क्या है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट दिया गया है टीचर्स के लिए। इसमें आप ये देखेंगे कि आपका जो चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि चैप्टर 16 है एनसीईआरटी में, सीबीएसई ने ये बोला है कि इसको असेस करने के लिए, यानी जो हमारा ईयर एंड एग्जामिनेशन होगा तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी जो चैप्टर 16 है इसको असेस करने के लिए फाइनल एग्जाम में इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन आप इसको लर्निंग के प्रोसेस से या फिर आप एक तरह से ये अपना जो पोर्टफोलियो है उसको बनाने के लिए आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको जो चैप्टर 16 है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि एनसीईआरटी के अंदर जो बॉक्स वाली चीज़ें होती हैं, यानी बॉक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं वो आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको एग्ज़ाम के लिए, असेसमेंट के लिए उसमें नहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रैक्टिकल्स के बारे में बताया गया है, डिफरेंट सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको कि आपको परफॉर्म करना होगा अपने लेबोरेटरी के अंदर, और उसी आधार पे अपना आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे और उसी पे है आपको इंटरनल असेसमेंट का जो प्रैक्टिकल वाला मार्क्स है उसी पे मिलेगा। आप बहुत सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, यूनिट बाय यूनिट यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट में आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स, जो कि यूनिट 1 से, यूनिट 4 से, यूनिट 4 से, यहाँ पे यूनिट 2 से, तो ये सारे आपके टॉपिक्स जो हैं वो मेंशन कर दिए गए हैं। आप इनको रीड करके उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे आपको कुछ प्रेस्क्राइब बुक्स भी दिए गए हैं, आप यहाँ से आप कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन भी इन्होंने एक तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आप इसको समझना चाहें तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इसमें कौन कौन से सेक्शन इंक्लूड किए गए हैं। तो देखिए, जो आपका जो सेक्शन होगा, पहला है आपका डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी ये एक तरह से आपके नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड 46% क्वेश्चन आएंगे, और उन नॉलेज और कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन है उसके आधार पे आपको लगभग 22% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट, उसमें लगभग 32% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये है आपका एक तरह से जो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन है, इस आधार पे ही डिज़ाइन किया जाएगा। तो आपको थियरी भी पढ़ना है, उसके साथ में ही उसका एप्लीकेशन भी पढ़ते रहना है। यहाँ पे आपको इंटरनल असेसमेंट को और कैटेगराइज करके बता दिया गया है कि इंटरनल असेसमेंट जो है उसमें कौन कौन से मार्क्स होंगे। तो पीरियोडिक असेसमेंट आपके 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स हो जाएगा, सब्जेक्ट एनरिचमेंट जो कि प्रैक्टिकल वर्क्स है उसमें 5 मार्क्स, और पोर्टफोलियो 5 मार्क्स, यानी टोटल जो है इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का हो जाएगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ सजेस्टिव वर्ब्स वगैरह लिखे गए हैं। तो इस तरह से आज हमने देख लिया कि क्लास 9th और 10th का जो रिवाइज सिलेबस था, कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, कौन से टॉपिक एक्सक्लूड किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ हमने देख लिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, कई बार आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं जिनको कि सिलेबस से हटा दिया गया है, और कुछ ऐसे टॉपिक आप छोड़ देते हैं जो कि सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए आपको बेहतर होगा कि आप एक बार अपने सिलेबस को अच्छे से जान लें, जिससे कि आपको पढ़ाई करने में मदद मिलेगी, जिससे कि आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं आपको रेगुलर देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।